ओके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमारे इस फेसबुक और यूट्यूब वर्चुअल मंच पर उपस्थित सभी दर्शकों का भारतीय योग चिकित्सक संघ की तरफ से तहे दिल से आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम नित्य प्रतिदिन की भांति आप सभी लोगों के लिए 75 रोगों से भारत को आजादी महाअभियान की जो पावन श्रृंखला चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस विषय के साथ जुड़े हैं वो है मधुमेह, जिसका जानकारी और पोस्टर सभी आपको पहले से ही दे दी गई थी। और इस श्रृंखला को चूंकि हम कुछ नियमावली के साथ में आप जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी हम बस थोड़ा सा समय लेंगे क्योंकि तब तक आप लोग एक काम और किया करिए प्रतिदिन की भांति। चूंकि कुछ साथी कहते हैं कि डेटा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं आप अपना नेट को अनावश्यक चीजों में खर्च कर देते होंगे, लेकिन यदि आप थोड़ा सा डेटा प्रतिदिन आप थोड़ा सा बचा करके शाम के सेशन को ज्वाइन करते हैं, मेरा वादा है आप लोगों को कि आप जीवन में कभी बीमार नहीं रहेंगे, साथ ही साथ आपके अपने परिवार को भी बीमार नहीं रहने देंगे। क्योंकि 75 बीमारियां वो बीमारियां हैं जो आमतौर पर हमारे सामाजिक घरेलू चीजों में हो ही जाती हैं। तो उन सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट, क्योरमेंट, साथ ही साथ हमारी दैनिक दिनचर्या कैसी हो, क्योंकि जो हमारे योग विशेषज्ञ आते हैं, योगाचार्य आते हैं, योगा थेरेपिस्ट आते हैं, वो देश के अलग अलग कोने से होते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों से होते हैं, अलग अलग योग संस्थानों से होते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम अपने साथ में एक नए हीरे मोती को पिरोर करके उस माला को बनाया है। और उसके लिए विशाल जी अपना वो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जो भी जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप लोग अपना माइक को म्यूट ही रखेंगे और कोशिश करेंगे। एक राज की बात है कि जिस भी अगर मोबाइल से जुड़ रहे हैं तो आप उसका रोटेशन मोड खोल करके ज्वाइन किया करें सभी लोग, उससे क्या आपकी फोटो बहुत अच्छी आती है। ये आपके लिए राज की बात बता रहा हूँ। और चलिए हम अपने श्रृंखला को बढ़ाते हैं। हमारे आज के वक्ता और आज के स्पीकर के विशिष्ट परिचय के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषि योग संस्थान के योगाचार्य और रिसर्च स्कॉलर की भूमिका में अपना मार्गदर्शन दे रहे, और साथ ही साथ भारतीय योग चिकित्सक संघ के उत्तराखंड चैप्टर के महासचिव महोदय डॉक्टर विशाल महेंद्रू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आदरणीय विशाल महेंद्रू जी का जो योगदान है योग में बहुत ही अनुपम है। उन्होंने पूरे उत्तराखंड को इतनी भली भांत मत करके एक कमेटी का निर्माण किया है, इसके लिए तहे दिल से उनका स्वागत है। और हमारा भारतीय योग चिकित्सक संघ का पूरा परिवार इस उनकी अनुपम सेवा भाव को सिरोधार करता है। हमारे इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अभी हमारे आदरणीय प्रमोद जी थोड़ा सा एक पेशेंट के सेवा में बिजी हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमारे सारे योग चिकित्सक संघ कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा में बिजी ही रहते हैं, तो बस वो भी जुड़ेंगे। और हमारे इस कार्यक्रम को सहयोग देने के लिए नीम नामो शेरपा मैडम जो हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, और हमारे अलग अलग राज्यों के प्रभारी, ज्वाइंट कन्वीनर, जोनल कन्वीनर एंड डायरेक्टर, सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए तहे दिल से आभार है कि आप लोग अपना कैमरे को विधिवत रूप से, साथ ही साथ जहां नेटवर्क आपका अच्छा आ रहा हो, क्योंकि आज का टॉपिक बिल्कुल मिस करी मत करिए, लेकिन मैं इसलिए इतना बता रहा हूं कि आप लोग तब तक अपनी कॉपी, पेन और पैड को अपने पास रख लीजिए। क्योंकि बेशक टॉपिक डाइवर्टिव जरूर है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी आपको मिलेंगी जो आपने पहली बार सुनी होंगी। निश्चित तौर पर आदरणीय डॉक्टर विशाल जी आपको हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे आज के आदरणीय वक्ता को आप विधिवत परिचय के साथ आमंत्रित करें। आदरणीय विशाल महेंद्रू जी म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, आपने 2 आईडी से ज्वाइन किया है क्या जी? एक को म्यूट कर दीजिए, एक म्यूट कर दीजिए कि आवाज ठीक आ जाएगी। करो जी विपिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी महानुभावों का जो आज इस सेशन के लिए जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं श्री डॉक्टर गौरव ठाकुर जी जो हमारे गुरु जी भी हैं, और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े कम समय में हमें अपना कीमती समय देने के लिए जो समय आज सभी श्रोताओं को दिया है। गुरु जी जो डॉक्टर गौरव ठाकुर जी हैं, ये इस समय उत्तराखंड के हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी में
एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत है और करीबन 20-25 साल से और शायद ज्यादा ही वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत है। और योग निकेतन ऋषिकेश में भी सर ने अपना बहुत योगदान जो योग के क्षेत्र में दिया है। इसके साथ साथ सर देश और विदेशों में भी अन्य स्थानों पर भी जाकर के योग शिविर और चिकित्सकी और थेरेपीज के और योग का जो व्यवस्था है, जो जानकारी है समाज के प्रति, उनका जो योगदान है वो समय समय पर देते रहते हैं। मैं आदरणीय श्री गुरुजी को विनम्र निवेदन करूंगा कि वह अपना आज का जो सेशन है उसे आरंभ करें। धन्यवाद सर। डॉक्टर ठीक है विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये क्लियर करिए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? जी सर, आ रही है बिल्कुल। चलिए जी सर, बिल्कुल साफ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय विशाल जी, उपस्थित सभी जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए हैं लाइव, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय योग चिकित्सक संघ के द्वारा आयोजित 75 रोगों से मुक्ति अभियान में आज मुझे आमंत्रित किया गया है। बड़ा गर्व का विषय है और आप सभी को जो भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, मेरा सबके साथ में परिचय नहीं है तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा, लेकिन आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो अब ज्यादा विलंब ना करते हुए अपने विषय की ओर चलना ठीक रहेगा। तो जैसे हमारा ये अभियान चल रहा है 75 रोगों से मुक्ति का महाअभियान, आप सभी जानते हैं कि भारत एक योग प्रधान देश है। जो भी लोग भारत के अंदर योगाभ्यास, आसन, सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट हो गया है। हेलो, आ रहा है जी आवाज? जी 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 जी। अच्छा, ये ऑटोमेटिक हो गया होगा, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा तकनीकी खराबी आ जाती है बोलते बोलते, तो इसी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई है और इसके बावजूद थोड़ी सी पीड़ा मन में ये होती है कि योग प्रधान देश, योग प्रधान संस्कृति होने के बाद भी हमारा समाज, भारतीय समाज कितनी गंभीर बीमारियों के साथ में जूझ रहा है, कितनी गंभीर बीमारियां हमारे समाज के सामने आई है अभी आधुनिक समय में। पिछले खास करके 30-40 साल में किस तरह की समस्याएं, शारीरिक, मानसिक, हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पीड़ा होती है। जब मुझे विदेश जाने का मौका मिलता है, बाहर जाता हूँ, तो मेरे सामने प्रश्न जरूर आता है कि आप उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं जहाँ पे योग की उत्पत्ति हुई है, बावजूद इसके कि आपकी देश में लोग कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त है। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय योग चिकित्सक संघ का, जिन्होंने इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, और जितना भी धन्यवाद दूं उसके लिए मेरा धन्यवाद कम ही रहेगा। तो अब चलिए विषय की ओर चलते हुए मैं जो भी मेरे पास अपना अनुभव है, जो भी ज्ञान है, वो मैं आपके साथ में साझा करने का प्रयास करूंगा। देखिए 75 जो रोग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोग है उनमें 3-4 के नाम जो हमारे घर परिवार में, समाज में आमतौर पे देखने को मिलते हैं, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय की जो समस्या है, परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में किसी न किसी की आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये भी घर परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में आपको
मिल ही जाएगी, कोई ना कोई व्यक्ति इससे ग्रसित है हमारे आसपास ही, बिल्कुल, ठीक है ना। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, पिछले जो मेरा अनुभव रहा है कुछ वर्षों में, ये जो मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज है, ये इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई है कि हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य मधुमेह से ग्रसित है, ठीक है ना, वो सफर कर रहा है शुगर प्रॉब्लम से, डायबिटीज से, ठीक है। तो ये चीजें अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा संतुलित करें, थोड़ा सा अनुशासित बनाएं, योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, थोड़ा समय निकाल के ध्यान करें, ठीक है ना, तो इन चीजों से मुक्ति पाई जा सकती है। ये असंभव कार्य नहीं है, ये संभव है, और हमारे द्वारा और कई प्रकार के कई योगाचार्य द्वारा ये रिजल्ट भी सामने आया है कि कुछ दिन के अनुशासन के बाद, कुछ दिन के संतुलित दिनचर्या के बाद, कुछ दिन के योगाभ्यास के बाद वो चीजें धीरे धीरे कम हुई है शरीर से, ठीक है ना, बिना दवाइयों के, बिना मेडिसिन के, ठीक है। और ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। जिन लोगों के साथ हमने रिसर्च किया, जिन लोगों के साथ हमने समय बिताया, जिन लोगों को हमने बताने की और उन्होंने सीरियसली इसको अपने जीवन में अपनाया, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में लाभ मिला है, ठीक है ना। और समस्या कहाँ से आई है, देखिए हमारे मैं तो एक कृषक फैमिली से आता हूँ, किसान फैमिली से आता हूँ, तो मैंने अच्छी तरह गांव का जीवन देखा है। तो मैंने ये इसलिए बोला है, मैंने कहा कुछ वर्षों, जब से ये आधुनिक समय आया, ये फैक्ट्री वगैरह चली है, ठीक है ना, और हमने अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाया है, तो हम अपने सामने जो मैंने चीजें देखी है उस टाइम, किसान फैमिली होने के वजह से, कि खेतों में हम लोग कितना परिश्रम करते थे, कितना फिजिकल वर्क हमारा होता था। उसके बाद हम लोग लगभग 25-30 किलोमीटर साइकिल से पढ़ने के लिए जाते थे। इंटरमीडिएट जहाँ हमारा स्कूल था वो गांव में नहीं होता था, काफी दूर होता था, ठीक है ना, 25 किलोमीटर जाना, 25 आना, साइकिल से जाना, ठीक है। उसके बाद खेतों में भी काम करना, उसके बाद थोड़ा सा जो खेल कूद है, जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करना, वॉलीबॉल, कबड्डी, जो गांव के मुख्य खेल होते थे, ठीक है। पिछले पिछले कुछ समय में ये चीजें लुप्त हो गई है, ठीक है ना। हमने क्या किया है, थोड़ा सा लग्जरियस, अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उसकी तरफ फोकस किया है, ठीक है। और पैसे भी लोगों के पास, धन की अधिकता भी हुई है। उस टाइम धन इतना नहीं हुआ करता था। अच्छी तरह याद है, हम अनाज बेच के, सॉरी, अनाज, जो गेहूं में बाली, गेहूं के खेत जब कटते थे, वो बाली इकट्ठा करके उससे उसको पीट पीट के अनाज इकट्ठा करके उसको देके अगर कुछ खाना होता था तो उसके साथ में हम खाते थे। तो मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा विस्तार से आपको बता रहा हूँ, तो लेकिन वो उस टाइम जो समय था, बड़ा अच्छा, एक सुनहरा समय था। तो हमने वो सब चीज अपनी आंखों से देखा। तो आजकल हम ये किसी के आगे बताएंगे आजकल के बच्चों को, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज नहीं देखी, ठीक है। तो आधुनिकता के कारण ये समाज में इस तरह की समस्याएं बढ़ी है शारीरिक रूप से, ठीक है, जिसमें मधुमेह एक मुख्य रोग निकल के आया है, ठीक है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, जो व्यक्ति ज्यादा तनाव में रहता है, ये भी एक कारण मधुमेह का हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अनिद्रा, जिनकी, जो दिन भर काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, या अपना नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी पे जाते हैं, ठीक है, और उनको पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप या हमारे आधुनिक आज के समय के बहुत मुख्य चीजें हो गई अपने पास रखते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि निंद्रा भी लोगों के अंदर कम हुई है, डिप्रेशन बढ़ा है, हाइपरटेंशन बढ़ा है, ठीक है। और एक स्वस्थ जो दिनचर्या होती थी, जब तक मोबाइल फोन नहीं आया था, लैपटॉप नहीं आया था, वो समय वहां चला जाता है, हम पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, ठीक है। ये एक कारण है। इसके अलावा जेनेटिक कारण भी होते हैं, ठीक है। और जेनेटिक कारण का, जो पुरुष होता है, पुरुष की जो संतान होती है, उसमें जाने के चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन जो माता होती है, महिला होती है, माता माता से बच्चों के अंदर जो जीन आते हैं, वो उससे डायबिटिक बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना, जो हमें रिसर्च बताती है। तो ये कुछ कारण जो मुख्य है मधुमेह रोग के,
ये मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। गलत खान पान भी है, ठीक है। हम पहले जमाने में जो हमारा खाना होता था वो पूरा न्यूट्रिशन उसमें होता था, चाहे हम देसी खाना खाते थे, अनाज खाते थे, मक्का खाते थे, ज्वार खाते थे, बाजरा खाते थे, तिलहन होता था और सरसों होती थी, ज्यादातर सब घर में ही होती थी। और जैसा मैंने बताया एक्सचेंज करते थे, ठीक है। एक परिवार के पास अगर उसने गेहूं बोया है तो दूसरे के पास मक्का होगी, तीसरे के पास सरसों होगी, तो आपस में एक्सचेंज करके परिवार के लोग तो अपना अपना काम चलाते थे, ठीक है ना। आप देखिए, आप कुछ भी बाजार में लेने जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि ओरिजिनलिटी कितनी होगी। आप सरसों का तेल ले लीजिए या कोई सभी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, उसमें पाम ऑयल जो होता है उसकी मिलावट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमें ये चीजें समझनी पड़ेगी। फर्टिलाइजर हम बहुत ज्यादा यूज करने लगे पैदावार बढ़ाने के लिए, जो कि हमें आज नुकसान दे रही है, जिसका रिजल्ट हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना। हमारी सेहत जो पहले अच्छी हुआ करती थी अब नहीं है। पहले स्टेमिना बहुत होता था शरीर के अंदर, बहुत स्फूर्ति रहती थी, चुस्ती रहती थी, ठीक है, इसलिए सब काम हो जाते थे। अब हम आलस में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। पहले साइकिल चलाना, ट्रैक्टर चलाना और भी कई तरह की चीजें होती थी, अब बंद बंद हो गई। अब गाड़ी से हम प्रीफर करते हैं कहीं जाना, साइकिल चलाना भूल गए हैं। और जबकि जो हम चीजें भूल गए हैं, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जब मैं विदेश जाता हूँ, विदेश में लोग साइकिल से घूमते हैं, पैदल घूमते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अपना जस्ट अनुभव आपके सामने बता रहा हूँ। वो लोग इस चीज को कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत होगी, ठीक। और इसके अलावा जो 70 से 80 का दशक रहा है, उस टाइम पे क्या हुआ भारत के अंदर, जो क्रांति आई कि भाई अब सरसों का तेल बंद करो, देसी घी को मतलब किसी कारणवश बंद करवाया गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि देसी घी खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसको कुछ इस तरह की समस्या नहीं आती। हाँ, फिजिकल आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा, मतलब शारीरिक रूप से आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपने देसी घी खाया उसको पचाने के लिए। उसका नुकसान नहीं होता, ठीक है। ये रिसर्च भी अब आ चुकी है। जो पहले भ्रम फैलाया गया हमारी संस्कृति के बारे में, जानबूझ के हमें रिफाइंड की तरफ ले जाया गया। और रिफाइंड और एल्युमिनियम का बर्तन, ये दो मुख्य कारण भी रहे हैं हमारी जो बीमारियां आई है भारत के अंदर, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है, अगर कोई भी सज्जन, कोई भी मेरे भाई बंद, अगर आप लोग एल्युमिनियम के बर्तन और रिफाइंड अपने घर में यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, ठीक है ना। और खाने के लिए अपना देसी घी, सरसों का तेल, तिल का तेल आप यूज करें, तो आपकी सेहत में कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुधार होगा। इसका प्रभाव आपको शारीरिक रूप पे देखने को मिलेगा निश्चित रूप से, इस बात में कोई संदेह नहीं। क्योंकि ये सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है, अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो क्या होता है मधुमेह रोग के अंदर, जैसे हमारा इंटरनल ऑर्गन्स में हम जाएं, जो शरीर के अंदर के हिस्से हैं हमारे, जैसे फेफड़े हो गए, हमारा हृदय हो गया, हमारा जो है यकृत हो गया, लीवर जिसको बोलते हैं, किडनी होगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक फंक्शन होता है पेन क्रिया, ठीक है। पेन क्रिया का काम क्या होता है? इंसुलिन क्रिएट करना, इंसुलिन को बनाना हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। और बराबर अगर शरीर को इंसुलिन हमारे मिलती रहेगी तो डायबिटीज या मधुमेह रोग हमारे शरीर के अंदर नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, जब जो हमारी पेन क्रियाज है, जब इंसुलिन को छोड़ना बंद कर देती है, बनाना बंद कर देती है, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो शर्करा होती है, ठीक है, जो शुगर लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। फिर क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है हम लोग नहीं इतना ध्यान दे पाते, क्या पता बिजी हो या निम्न कारणों से शरीर की तरफ, तो हमने एक अच्छा मार्ग पकड़ रखा है, भाई कोई हम डॉक्टर पकड़ेंगे और 1000 रुपए हम उसको देते रहेंगे, उसकी दवाई हम खाते रहेंगे। ये बहुत आसान उपाय है, ठीक है ना। इसमें कोशिश करें कि ना पड़े हम लोग, ठीक है, खास करके एलोपैथिक दवाइयों में, क्योंकि हमारे पास अपनी इतनी प्राचीन चिकित्सा है, योग चिकित्सा है, ठीक है ना। तो प्रयास करना चाहिए हमें कि हम अपने आप को, आयुर्वेद को, योग को अपनाएं और धीरे धीरे बीमारियों को भगाएं। क्यों नहीं? जब हम लोग इतने अनुसंधान किया लोगों के ऊपर, उनके रिजल्ट मिले, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अपनी कुछ चीजें आप अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं, उनका हल आपके पास ही है,
ठीक है। तो जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तब डायबिटीज, शुगर की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार कम से कम अपनी योग चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, पहले तो योग चिकित्सा आती है, ठीक है ना, उसके ऊपर अपना ध्यान दें। कैसे उसमें आसन बताए गए हैं, प्राणायाम बताए गए हैं, ध्यान बताया गया है, उसको कैसे करना है, मन को कैसे साधना है, मन को कैसे पक्का करना है कि हमें इस बीमारी को खत्म करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक दिनचर्या अपनी मेंटेन करनी पड़ेगी कि मुझे जो है पर्याप्त 7 घंटे की कम से कम नींद लेनी है, अच्छी और गहरी नींद। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको किसी न किसी रूप में शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। चाहे आप खेलें, योगाभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं योगाभ्यास आप कर पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कम से कम साइकिलिंग चलाएं। देखिए, योग अभ्यास में तो कोई दो राय नहीं, इसका तो प्रभाव आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में अपना रिजल्ट देगा। नहीं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टिसिपेट करें फिजिकल एक्टिविटी में, ठीक है। तो इस और अपना जो आहार है उसको थोड़ा सा देखना है। जैसे आजकल क्या है, जंक फूड आ गया है, मैदे से बनी हुई चीजें हम लोग ज्यादा खाने लगे, ठीक है। और मैदा क्या करता है, हमारे आंतों में जम जाता है जिससे कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति को डायबिटीज है, ठीक, तो उसका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। जितना पेट साफ होगा तो धीरे धीरे शुगर की मात्रा भी अपने आप लो होती चली जाएगी, डाउन होती चली जाएगी, ठीक है। तो आहार जो है आपका आ, संतुलित होना चाहिए। और इस तरह का, जैसे हम आजकल जंक फूड खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है, जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इन सब चीज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हमें आ, आसन प्राणायाम करने पड़ेंगे, नहीं तो ज्यादा आसानी से नहीं होगा। हाँ, खाने के टाइम तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना जो ग्रीडीनेस है, जो जीव का स्वाद है, उसके साथ में थोड़ा सा समझौता करें। जैसे पहले जमाने में हम लोग क्या खाते थे, अंकुरित, ठीक है, अंकुरित भोजन खाते थे या सत्तू रखते थे। तो अभी मैं गया हूँ बिहार के गांव में, वहां पे आज भी सत्तू की परंपरा है, ठीक। तो मूंग अंकुरित करके, चने अंकुरित करके, ठीक है, थोड़ा सा मूंगफली डाल के वो खाएंगे। उससे क्या है, शरीर को बहुत आपका मजबूती मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि 7 घंटे का नींद लेने का कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर फोन और लैपटॉप का आपका जरूरी काम है, कीजिए, ठीक है। ये हमारी तकनीक जो बनी है हमारे लिए बनी है। आज हम यहाँ बैठ के विदेशों में कहीं भी 1-2 मिनट में वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी को देख सकते हैं। पहले जमाने में ये सुविधाएं नहीं थी। हाँ, लेकिन इस सुविधाओं का हमें मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे आजकल लगे रहते हैं सुबह से, और बहुत से लोगों को तो मैं ऐसे पर्सनली लेवल पे जानता हूँ जिनका डाटा सुबह 2 GB डाटा, आप बताइए, 12 बजे तक खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका विपरीत प्रभाव आपके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर पड़ेगा। तो जो भी तकनीक विकसित हुई है संसार के अंदर, वो हमारे फायदे के लिए हुए, हमें उसका नुकसान नहीं देखना है, ठीक है। बचे, कोशिश करें अपने आप को, ठीक है। फिर भोजन में फाइबर की मात्रा आप ज्यादा लें, जिससे आपका पेट साफ रहे। हरी सब्जियां खाएं, ठीक है। और जो हम गेहूं खाते हैं, गेहूं की जगह पे हमें क्या करना है कि हमें मिक्स ग्रेन खाना है, जिसमें मक्का का आटा भी होगा, ज्वार का भी होगा, बाजरे का भी होगा, मंडुए का भी होगा, लेकिन मौसम के अनुसार। क्योंकि जैसे मैं मंडुए के बारे में जानता हूँ, मंडुआ जो है गर्म आटा होता है, गर्मी करता है, तो इसको सर्दी में लेना फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। खाली खाली हमें गेहूं भी नहीं खाना, गेहूं के ऊपर भी नहीं रहना, ठीक है। तो ये कुछ डाइट है। और रात का जब हम भोजन करेंगे, तो रात के भोजन के लिए क्या करना है, हमें कम से कम आहार लेना है, ताकि एक अच्छी नींद आ जाए और पेट को हमारे दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। कम से कम, ठीक है। कम से कम में ये हो सकता है कि आप लिक्विड डाइट ले लें या दूध पिए, तो कम से कम। और जितना जल्दी आप शाम का भोजन करेंगे, उतना ही आपका शरीर निरोग रहेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब हम छोटे छोटे थे, गांव में थे, तो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो दिन छुपने पे खाना खा लेते थे। और आज देखिए स्थिति क्या होगी, हम लोग 10-11 बजे तक खाना खाते हैं। जब 10-11 बजे तक हम लोग खाना खाएंगे तो नींद 1-1:30 बजे आएगी। फिर सुबह को फिर हमें 4-5 बजे उठना है, तो कहाँ से वो नींद पूरी होगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन मैं आपको आज शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीजन होता है इस तरह से ये नींद पूरी ना होने का, ठीक है। तो थोड़ी सी दिनचर्या में हमें बदलाव आना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए।
जब हम बदलाव लाएंगे आने वाले समय में, धीरे धीरे आपको इन चीजों का निश्चित तौर से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब डायबिटीज के लिए जो योगाभ्यास में हमारे आसन है, कुछ आसन है, वो मैं आपके साथ में बताना चाहूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसको बोलते हैं मंडूकासन। तो क्या करना है आपको, ये इस तरह से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए अपने पैर के ऊपर आपको बैठ जाना है। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे, आशा करता हूं मैं सभी देख पा रहे होंगे मुझे। ठीक है। इस तरह से आपको बैठ जाना है, दोनों घुटने मिला के रखते हैं। ठीक है। और इस तरह से दोनों उंगलियों को आपको इंटरलॉक करना है। ठीक। और पेट के ऊपर रखना है। अब क्या करना है, पेट को अंदर की तरफ धकेलते हुए, अंदर की तरफ पुश करते हुए, हल्का सा, ज्यादा फोर्स नहीं आपको यूज करना है, हल्का सा पेट के अंदर धकेलते हुए, अंदर की तरफ धकेलते हुए, दोनों शोल्डर्स जो आपके, दोनों कंधे, इसको पीछे की तरफ खोलना है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे, बिना अपनी हिप्स को ऊपर उठाए, ठीक, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें आगे की तरफ झुकना है। और क्या करना है, प्रयास करना है अपने माथे को जमीन से लगाने का। ठीक है। कुछ क्षण रुकने के बाद धीरे से वापस आएंगे। ठीक है। और फिर इसी प्रकार से हमें दोबारा से करना है। कम से कम आपको रोजाना खाली पेट, नाश्ते से पहले, ठीक, सोच जाने के बाद, जब सोच आपका हो जाए, पेट खाली रहे, नाश्ते से पहले 10 से 12 बार आपको यह अभ्यास करना ही करना है। ठीक है। और देखिए, जब भी प्रकृति के द्वारा, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे योग हो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है। योग आसन कोई ऐसी चीज नहीं कि मुंह में दवाई रखी और एकदम से वो प्रभाव दिखाना शुरू हो जाएगी। देखिए, प्रकृति को मानना, उस पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा हमें, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है। अनुशासित होने में हमें, लेकिन वो अपना प्रभाव अच्छी तरीके से दिखाएगा। ठीक है। जो मैं इस आसन के आपके बारे में बता रहा हूं, महीना भर से पहले पहले आप देखिएगा, आपको बहुत इसके आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगेंगे। सिर्फ 10 से 12 बार आप देख लीजिए कितना टाइम लगेगा। 10 से 12 बार करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मंडूकासन। ठीक है। एक बार फिर मैं करके दिखा रहा हूं आपको। पेट को अंदर की तरफ धकेलते हुए, छाती खोलते हुए, धीरे से सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ झुकना है, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए। ठीक है। और सांस भरते हुए धीरे से हमें वापस आना है। सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, सांस भरते हुए हमें ऊपर आना है। ठीक। एक चीज, ये मंडूकासन 10 से 12 बार आपको नाश्ते से पहले करना है, खाली पेट। अब इसके बाद जो हम अभ्यास करने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं अर्धमश्चेंद्रासन। ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ रखना है। ठीक। अब धीरे से अपने ये पहले अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए, और आपकी जो एड़ी है, ठीक है ना, बाएं पैर की, वो अपने दाहिने नितंब से लगानी है, इस प्रकार से। ठीक। अब जो दाहिना पैर है आपको अपने बाएं घुटने के सामने रखना है, खड़ा करना है, इस प्रकार से। आप देख सकते हैं। ठीक है। पूरा विजुअल नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जितना मैं प्रयास कर पा रहा हूं और आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। ये इस तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, ये देखिए, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाना है, धीरे से बाएं हाथ को दाहिने पैर के दूसरी तरफ लाते हुए अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने पैर का टखना पकड़ना है। ठीक। और इसके बाद जो दायां हाथ है आपका कमर के पीछे, अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दाहिने कंधे को पीछे धकेलना है, और सांस छोड़ते हुए गर्दन घुमाते हुए आपको पीछे की तरफ देखना है। ठीक है। जितना देख सकते हैं। ठीक है। इसके हाँ, अब देखिए कमर के ऊपर आपका प्रभाव आ रहा है, जो कि आप महसूस कर सकते हैं। पेट अंदर की तरफ दब रहा है। ठीक। और फिर से सांस भरते हुए, वापस आते हुए, दोनों हाथों को नीचे रखते हुए, पैर बदल के फिर ये दूसरी तरफ से हमें ये अभ्यास करना है। ठीक है। सारा चीज वही है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। अर्धमश्चेंद्रासन इसको बोलते हैं। ठीक है। पहला था मंडूकासन, ये है अर्धमश्चेंद्रासन। तो दो चीज मैं आपको बता चुका हूं,
डायबिटीज के लिए। ठीक है, ये आसन, ये जो आसन है आपको 5 बार कम से कम दोनों तरफ से करने हैं। दाहिनी तरफ से 5 बार, बाईं तरफ से 5 बार, कम से कम आपको इतना करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि एक हमारे यहाँ क्रिया होती है जिसको हम कपालभाति बोलते हैं। ठीक है, जो षटकर्म है हमारे, षटकर्म में कपालभाति बोला जाता है। ठीक, तो उसके लिए आप सभी जानते हैं कैसी कपालभाति किसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कपालभाति जो होती है, जो हमें गुरु परंपरा में पता चला है, वो ये होती है, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे लाते हैं। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर उठाते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को नीचे लाते हैं। इसको कपालभाति बोला हुआ है, जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, मिली है। लेकिन आजकल थोड़ा सा कपालभाति का दूसरा ट्रेंड चल रहा है, तो इसीलिए मैं उसी चीज को बताऊंगा ताकि ज्यादा संदेहास्पद स्थिति ना रहे, क्लियरिटी रहे। ठीक है ना, जो आज की आधुनिक कपालभाति है उसका हमें अभ्यास करना है। ये कमर गर्दन को सीधा करते हुए, ठीक है, मेरुदंड आपका सीधा रहेगा, कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, मुंह को बंद रखना है और चेहरा जो है सामान्य स्थिति में रहेगा। किसी भी प्रकार का तनाव आपके चेहरे के ऊपर ना रहे, कंधों के हाथों के ऊपर ना रहे। तेजी से पेट को अंदर की तरफ धकेलते हुए सांस को बाहर छोड़ना है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये कम से कम 25-25 बार आपको 2 बार करना है। ठीक है, कम से कम 25-25 बार आपको 2 बार करना है। और ये सारी क्रियाएं आपको अपने नाश्ते से पहले करनी है। ठीक है, नाश्ते के बाद आपको नहीं करना है। और ज्यादा अच्छा जो समय है, ये सुबह का समय अच्छा रहेगा करने के लिए इसको। ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो भोजन करने के कम से कम 4.5 घंटे बाद करें, क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं दोपहर का, उसको डाइजेस्ट होने के में जो टाइम लगता है वो 4 से 4.5 घंटे लगता है। ठीक है, तो जब वो पूरा खाना पच जाए उसके बाद करें। नहीं तो सबसे जो उपयुक्त समय है वो सुबह का है, ब्रेकफास्ट के से पहले पहले का। अगर आप कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो जो हमारी माताएं, बहनें, भाई बंद जो थोड़ा व्यस्त रहते हैं अपने अपने काम में, सुबह का उनको ऑफिस या काम पे जाने की जल्दी होती है, तो शाम को भी इसको कर सकते हैं, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अनुशासित तरीके से अगर हम करेंगे और योगा अभ्यास को हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए मुझे इतने वर्षों में प्रभाव पड़ा है, मेरे शरीर पे भी पड़ा है, मन पे भी पड़ा है। तो मैं किसी दूसरे के अनुभव पे नहीं बता रहा हूँ, अपने अनुभव पे मैं ये चीज आपके साथ में आज शेयर कर रहा हूँ, बता पा रहा हूँ आप सभी को। ठीक है, तो इतना ही मेरा कहना है। ये 3 चीज जो मैंने आपको बताई है मधुमेह के लिए, आप करना शुरू करें। कितना करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, जब हम ये कपालभाति करेंगे इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अच्छा हुआ कि ध्यान आ गया कि जो जिन व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की उच्च रक्तचाप, ठीक है ना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनको थोड़ा सा स्लो करना है। ठीक है, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय की प्रॉब्लम है, उनको भी थोड़ा सा स्लो करना है, तेजी से नहीं करना है। ये जो हम कपालभाति मैं आपको बता रहा था। बाकी जो सामान्य पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, जो करना चाहते हैं, सामान्य जो लोग हैं, वो अपनी तेजी के साथ भी कर सकते हैं, ताकि शरीर के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव इन क्रियाओं का, इस कपालभाति करने का ना पड़े। ठीक है ना, तो आप सभी से अब मैं आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए अब मैं विश्राम लेना चाहूंगा। ठीक है, अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। विशाल जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार। और मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं नाम नहीं जानता हूं आप सबका। तो और ऐसा मेरा मानना है कि भविष्य में आप लोगों से किसी ना किसी रूप में संपर्क रहेगा। ठीक है, और आप सबसे जान पहचान होगी। लेकिन अभी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मैं विशाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए,
ठीक है, आप सभी से मैं क्षमा चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जाने से पहले एक बार मैं अपना मंत्र उच्चारण करना चाहूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि सब निरोग रहे और सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदरणीय डॉक्टर गौरव ठाकुर जी। निश्चित तौर पर भारतीय उप चिकित्सक संघ की तरफ से मैं आचार्य विपिन पथिक आपका बहुत बहुत आभार और वंदन करता हूं, और आशा करता हूं भविष्य में आपसे हमारी यूं ही अपनी योग की सेवाएं हमारे संगठन को, हमारे जितने भी भारत के लोग हैं सभी को मिलती रहेंगी। और इसी देव कामना के साथ में बस सर हमारा थोड़ा सा प्रश्न और उत्तर का सेशन है इस संबंध में। आदरणीय प्रमोद जी, आप इस सेशन को क्रियान्वित करवा लीजिए थोड़ा सा। धन्यवाद डॉक्टर विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव जी। बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ और बहुत ही सीमित समय में आपने मधुमेह जैसे, जिसको कि शूरसा की संख्या दी गई है, ऐसे विषय को अपने शब्दों में समेटा। आपको हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर गौरव जी, जो अंत की हमारी 10 मिनट होती हैं वो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, जिसमें हम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको यदि कोई सवाल उनके हैं तो वो अपने क्वेश्चन में पूछते हैं। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वो कोई भी अगर आपका सवाल है तो उस विषय में आप उसको चैट बॉक्स में लिख करके भेजें। मैं पूछना चाहूंगा सर, आहार की क्या व्यवस्था रहेगी डायबिटीज में, उसके बारे में आप थोड़ा सा अवगत कराएं कि किस प्रकार का आहार हम दें और किस प्रकार का आहार है जो चिकित्सा का काम करेगा। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, धन्यवाद देता हूँ। जैसे मैंने अभी कुछ बताया था कि हमें फाइबर की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, जिससे हमारा सोच जो है वो ठीक प्रकार से हो। क्योंकि आजकल के परिवेश में, आधुनिक समय में हमारा खान पान बहुत ज्यादा बदला है। ठीक है, और हम मैदा की जो चीज का ज्यादा जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग कम से कम करें, या कहीं बाहर जा रहे हैं या हमारी स्थिति ऐसी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तब हम करें। नहीं तो अपने घर में जैसे फल फल को हम ले सकते हैं। और मधुमेह जिन लोगों को है उनको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि जो ज्यादा मीठे फल है जैसे केला हो गया, आम हो गया, थोड़ी मात्रा में, बहुत थोड़ी मात्रा में चखने के लिए, स्वाद के लिए ले सकते हैं। मैं देखिए बिल्कुल आप लोगों को ऐसा नहीं कहूंगा कि मधुमेह हो गया है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ये बंद कर दो वो बंद कर दो, तो ऐसा कृपा ना करें। अब ये जीवन आपका है, आपको खुश रहना भी जरूरी है और स्वाद के साथ खुश रहिए। ठीक है ना। और मैं जैसे विदेश में जाता हूँ, जो लोग मधुमेह जिनको होता है तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि चावल बंद कर देते हैं। ठीक है, और बाहर क्यों जाना, हमारे आप दक्षिण भारत में चले जाइए। अब जो जिन लोगों का परंपरा है, जो बहुत समय से चावल खा रहे हैं, वो उसको हम एकदम से बोलेंगे कि चावल बंद कर दो, तो थोड़ा सा ये बात लॉजिक वाली नहीं है। ठीक है ना, आप बंद ना करें, थोड़ी मात्रा में लें। ठीक है ना, ये आप सभी से मेरा अनुरोध है। ठीक है, आप स्वाद जरूर जो भी आप खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी न्यूनतम मात्रा, अधिकतम मात्रा में नहीं, न्यूनतम मात्रा में, ताकि आपके शरीर के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, और जो हरी सब्जियां हैं, ठीक है, पत्ते वाली हरी सब्जियां जैसे साग है, पालक है, ठीक है, इनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको अगर आप कंटिन्यू ये जो हमने अभ्यास आपको बताए हैं ये करते रहे, और थोड़ा सा आहार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फाइबर की तरफ आप ज्यादा जाएंगे, जिससे आपका पेट साफ रहे, तो आपको, आप देखिए, आप अगर एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं तो उसकी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना मेरा कहना है। बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी जी, कि बोलिए बोलिए। जब भी डायबिटीज रहता है तो डायबिटीज एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। आप लोग, जैसा आचार्य जी ने बताया कि एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग नियमित रूप से योग की शरण में जाएं,
वॉकिंग करें, योगासन करें। योगासनों में आपका ध्यान ये रहे कि आगे झुकने वाले वो आसन जिनसे पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, जैसे आचार्य जी ने बताया मंडूक आसन है, मत्स्येंद्र आसन है, पश्चिमोत्तान आसन है, वो सब आसन जो है इसमें हेल्प करेंगे। साथ ही आचार्य जी ने जैसा बताया कि भोजन में आप जो है फाइबर वाले जो तत्व हैं वो ज्यादा लें। और फाइबर का जहां तक मैं समझता हूं कि आज के युग में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चक्कियों का पिसा हुआ आटा खाते हैं, जो इतनी स्पीड से पीसती हैं कि आपका जो पूरा चोकर है उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। प्राचीन काल में जैसा आचार्य जी बता रहे थे कि 25-25 किलोमीटर तक साइकिलों से जाना होता था, वास्तविकता में हम उस समय के साक्षी हैं और वो समय हमने भी देखा है। और उस समय के लोग इस समय की अवस्था में ज्यादा स्वस्थ होते थे। आज आप देख रहे होंगे कि जो चश्मा है वो लगभग 5-10 साल के बच्चों को भी लग गया है, जबकि पहले 50 साल से ऊपर के लोगों को ही लगता था। तो मैं कई बार मैं हंसता भी हूँ उस बात को लेकर के कि यार अगर 50 साल की उम्र में चश्मा लग रहा है और 5 साल वाले अब लगा रहे हैं, तो आगे क्या दूरबीन लगाओगे क्या? तो क्या कंडीशन होती जा रही है। कहीं ना कहीं ये हमारा लाइफस्टाइल जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तविकता में हमारा दुश्मन है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो फाइबर का जो रिच सोर्स है वो आपका चोकर होता है, जो हम छानते हैं और वो छलनी में रह जाता है। बहुत लोग उसको फेंक देते हैं। आप उसको फेंके ना, आप उसको रखें। आजकल पतंजलि का जो है वो आपको पैकेट फूड के रूप में मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियां जो है उसको बेच रही हैं। तो आप कोशिश करें जब भी आप आटा दलवाने के लिए लेके जाएं तो वो मोटा पिसा हुआ होना चाहिए। और कहीं अगर आचार्य जी मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हमारा समय बचा हुआ है इसमें, तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान होना संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि समय का सदुपयोग हो। तो चोकर जो नहीं, है वो जी 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 आप जी, जो मैं है, कुछ, हाँ मैं कुछ बोलना चाहूंगा आपकी जी अनुमति से। ठीक है, बिल्कुल देखिए कोई भी, हाँ कोई भी समाज में जब परिवर्तन या कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए एक टीम वर्क की आवश्यकता होती है। आपने बिल्कुल सही बोला कि हर व्यक्ति के पास 100% नॉलेज या ज्ञान नहीं होता। तो हो सकता है कि जो मेरे से चीज छूटी है वो आप बताएं, जो आप बताएंगे वो हो सकता है उसके आगे मैं बताऊं। तो इस तरह से मिलके हमें क्या है, समाज का जो हमने अभियान शुरू किया है 75 रोगों को मुक्त करने का महाअभियान, तभी ये सफल होगा टीम वर्क के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। तो साथियों, एक जो फलीदार सब्जियां हैं वो भी इसमें बहुत फायदेमंद होती हैं। एक्यूप्रेशर इसमें बहुत इफेक्टिव है। एक्यूप्रेशर के ऊपर भी आप लोग अगर ध्यान दें तो हमारी जो दो नसें आपस में जहां मिलती हैं वहां पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बनता है। और वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो एक ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, और ऑर्गन्स जो है वो हमारे ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और आप जानते हैं जब इंसुलिन का निर्माण प्रॉपर तरीके से नहीं होता, यानी हमारी ग्लैंड्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करती हैं, तब डायबिटीज हमें होता है या हमें ऊपर से लेना पड़ता है इंसुलिन। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक्यूप्रेशर का एक सीधा सा सिद्धांत है कि वो आपके फेस पे, आपके हाथों में और आपके तलवों में होते हैं। तो जंपिंग करें, क्लैपिंग करें, मुक्त रूप से हंसे, जब आपको मौका मिले जिंदगी को खुल करके जिए। जहां मौका मिले आप तुरंत क्लैपिंग करें। कोई चीज आपको अच्छी लगती है जरूर उसको बताएं, क्योंकि परमात्मा ने आपका जो जो असली हीलर है वो आपके शरीर के अंदर है। आपकी आत्मा जो है वो आपका डॉक्टर है। आपको उससे कनेक्ट होने की जरूरत है। रोग तो शरीर की एक अवस्था है जो आपको याद दिलाते हैं कि आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। तो यदि आप अपने आप को अपने शरीर से कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी प्रकार की बीमारी से बच सकते हैं। आज डायबिटीज एक बीमारी ना होगी, एक महामारी का रूप ले चुकी है। महानगरों में हर हर घर में इसके रोगी हैं। मैं देखता हूं मेरे पास ज्यादातर लोग आते हैं, मैं पूछता हूं कि क्या आपको थायराइड, बीपी या शुगर तो नहीं है, और लगभग लगभग मिलता है। और जिसकी वजह से बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हुए में बड़ी दिक्कत होती है। और मैं परसों का ही मैं एक पेशेंट को मैं ट्रीट करने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा कि किसी का शुगर डाउन आया, वो स्कूटी चलाते चलाते वो लेडीज जो है अचानक से गिर गई। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में तो इतनी स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, अगर अगर वो, शुक्र है उस समय रोड खाली था, अगर वो भीड़ भाड़ वाले स्थान पे ऐसा होता तो कितनी गाड़ियां आपस में टकरा जाती और शायद वो बच भी ना पाती। तो हाँ हमें कहीं ना, हाँ जी मैं जी आचार्य। क्षमा चाहूंगा, देखिए नहीं नहीं, क्षमा डिस्कशन नहीं से, करना हाँ चाहता है, मैं क्षमा हाँ चाहूंगा जब, कि मैं आपका समय ले रहा हूँ। नहीं 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 कोई बात नहीं, जब विश्लेषण करते हैं तो कुछ चीजें जो दिमाग में नहीं रही हैं अब धीरे से ध्यान आई, तो एक चीज पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। ये जो हम चीनी खा रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए, जो क्रिस्टल जो चीनी है। जब तक लोगों ने गुड़ का, शक्कर का, खांड का उपयोग किया
तब तक भी ये डायबिटीज हमारे समाज में नहीं थी। तो मेरा आप सबसे एक अनुरोध और रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है इस चीनी को भी थोड़ा सा कम मात्रा में ले। जैसे अगर हमें कहीं मजबूरी है, शादी में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो चाय पी हमें चीनी वाली, या कुछ खा लिया आइसक्रीम वगैरह जिसमें चीनी यूज होती है, ठीक है। नहीं तो अपना देसी जो गुड़ है, देसी खांड है, देसी शक्कर है, उसको प्लीज आप सभी लोग समय ना गवाते हुए लेना शुरू कर दे। मैं तो अपने घर में 2 साल से गुड़, खांड और शक्कर ही यूज कर रहा हूँ हर चीज में। निश्चित रूप से जापान में आचार्य जी 3 चीजों को सफेद जहर माना जाता है। उसमें आपका चीनी, मैदा और दूध। उसको भी, क्योंकि दूध वो इसलिए सफेद जहर मानते हैं दूध को, क्योंकि जो मछलियां खाते हैं और मछली के ऊपर दूध पीने से उनके शरीर में कुछ स्किन डिजीज हो जाती है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। भारत के हिसाब से आप दूध ले सकते हैं, पर आप दूध की जगह इसमें नमक को शामिल कर सकते हैं। अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आप देखें तो सफेद चीनी, सफेद मैदा और सफेद नमक, सफेद। ये तीनों ही एक प्रकार से आपके शरीर में इनका एक्सेस जो है, जो वो जहर का काम करता है। जहर का काम, बिल्कुल ये निश्चित अगर रूप से। मैदा जो है वो आटे से पतला होता है, वो आपकी आंतों में चिपकता है और शरीर में जाने के बाद भोजन के 2 ही कार्य होते हैं, या तो वो पचेगा या वो सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो फिर आपका जो है बात कुपित होगा और अनेकों प्रकार की डिजीज आपके शरीर में से आ सकती हैं। तो आप सीमित सेवन करें। और गुड़ का जो आचार्य जी ने बताया, वास्तविकता में हमें वापस लौटने की जरूरत है। अगर हमारा भोजन आज से 50 वर्ष पहले जो हम खाते थे, अगर वो भी हम कर लें, तो मैं गारंटी देता हूँ 50 बीमारियों से आप आज के समय में बच सकते हैं। निश्चित रूप हमारा से। जो भोजन बिगड़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो एक मूल कारण है बीमारियों का। आप देखेंगे बुखार में भी वैरायटी है। पहले सिर्फ बुखार होता था, लेकिन आज डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी बुखार है, पता नहीं कितना कितना है। बुखार में भी वैरायटी आ गई हमारे पास में। तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि कब तक हम लोग, अगर आप अपने भोजन को 50 साल पीछे ले जाएंगे, तो ये गारंटी है कि आप अगले 50 साल और स्वस्थ रह सकते हैं। 50 साल पहले जो आपके बुजुर्ग खाते थे, आप वो खाना शुरू कर दीजिए। उनका गुड़ होता था, वो लस्सी लेते थे, और वो भोजन को आप उनकी शुरुआत और अंत देखेंगे तो जो 6 रस हैं, 6 के 6 रसों का एक मिक्सचर होता था। अंत में जो था वो गुड़ खाते थे भोजन के बाद में। और गुड़ के अंदर जो फास्फोरस होता है, और गुड़ पोल्यूशन से लड़ने में भी काम करता है। महानगरों में तो जो है, अगर आप शाम को गुड़ खाते हैं तो जो आपके डस्ट वगैरह आपके सांस की वजह से आपके गले में अटक गई थी, गुड़ उसको भी साफ करता है, आपके खून को भी साफ करता है, आपके पेट को भी साफ करता है, आपकी स्किन को ग्लो करता है। तो गुड़ को अवश्य में अपने इसमें, गुड़, शक्कर, इन चीजों को शामिल कीजिए। देसी घी का सर ने बताया, बहुत ज्यादा उपयोगी है देसी घी। अगर आप वास्तविकता में देखिए, इसको समझने की जरूरत है। जो गाय का घी होता है वो 32 डिग्री टेम्परेचर पे पच जाता है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो आसानी से पच सकता है। भैंस का जो घी होता है वो 40 डिग्री टेम्परेचर पे पच जाता है। तो यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप एफर्ट लगाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो आप डालडा घी खाते हैं, जो रिफाइंड आप यूज करते हैं, उसके लिए 63 टेम्परेचर की जरूरत होती है, और वो सिर्फ आपको बुखार में आ सकता है। बस। अगर इन चीजों को हम आज नहीं समझेंगे, तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से मेडिकल इंडस्ट्री दुनिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, आप सोच नहीं सकते। हर साल हम देश को अरबों खरबों रुपए की मेडिसिन बाहर से मंगवाते हैं, और अपनी प्राचीन विधा, आप सोच नहीं सकते। हमें बड़ी शर्म आती है जब हम रिसर्च पे वर्क देखते हैं योग पे, तो सारे के सारे अंग्रेज मिलते हैं। इंडियन लोगों ने कोई रिसर्च ही नहीं किया इस चीज के ऊपर। आज हमें ये जो संगठन बनाया है, ये इसी चीजों के लिए बनाया है कि योग में रिसर्च हम लोग करें, हम योग थेरेपी को भी आगे बढ़ाएं। हम जो 75 डिजीज का ये कॉन्सेप्ट मैं लेके आया था, इसीलिए हम लेके आया कि लोगों को योग थेरेपी की जानकारी मिले। आप लोग 75 बीमारियों को जानेंगे, और 75 में से किन्हीं 5 को भी आपने अच्छे से पकड़ लिया, और 5 मरीज भी आपने ठीक कर दिए, तो मैं समझता हूं कि आपने उन 5 लोगों को योग के प्रति इतना मोटिवेट किया है कि वो आगे 50 लोगों को बताएंगे। और धीरे धीरे जिस प्रकार से एलोपैथी का एक बाजार बढ़ा है, उसी तरह योग थेरेपिस्टों की भी कदर बढ़ेगी। आप लोग अपनी डायरी बनाएं, उसमें नोट करें।
हमारे जो विद्वान आते हैं, बहुत मेहनत लगती है, दिन दिन भर 50 फोन करने पड़ते हैं हमें कि सर आप आइए, आप आइए, आप आइए, समय लेना पड़ता है उनसे, और उनको उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें उनको हम टॉपिक देते हैं, और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग उस समय का पूरा सदुपयोग करें। सर का 20 साल का अनुभव है, 20 साल के अनुभव का निचोड़ इन्होंने आपके पास दिया, तो निश्चित रूप से ये काम आने वाला है। आप सोच नहीं सकते, एमएससी योगा थेरेपी में भी 75 बीमारियां नहीं पढ़ाई जाती। आप अगर जाएंगे, एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं उनको भी स्पेशलाइजेशन करना होता है। आंख का डॉक्टर आंख देख रहा है, वो हार्ट का इलाज नहीं कर सकता। हार्ट का डॉक्टर पेट नहीं देख सकता, पेट का डॉक्टर बोन नहीं देख सकता, स्किन नहीं देख सकता, लेकिन एक योगा थेरेपिस्ट सब कुछ देख सकता है। वो कोरोना से लेके कैंसर तक के पेशेंट को ट्रीट करने में सक्षम है। आप उनसे कहीं गुना ज्यादा आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करना होगा, थोड़ा सा नॉलेज बटोरनी होगी, और उसके लिए ये कार्यक्रम प्रतिदिन आप ज्वाइन कीजिए। जरूरी नहीं है 75 डिजीज पे हम इसको स्टॉप करेंगे। मेरा प्रयास है कि मैं हर साल इस कार्यक्रम को फिर से चलाऊं, 1 से लेके 21 जून तक तो हम इसको हर साल चलाया करेंगे, और 75 के बाद भी हम रुकेंगे नहीं। अगर हमें अच्छे स्पीकर मिलते रहे तो ये आंकड़ा 100 या 200 डिजीज तक भी जा सकता है। तो बस आप अपना साथ और प्यार बनाए रखें, और मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा, और अवश्य में आपको बीच बीच में विद्वानों का लाभ मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप मेरी यूनिवर्सिटी जिसका मैं सहपाठी रहा हूँ वहां से आए हैं, और आपका जो आपने जो कीमती समय दिया है उसके लिए मैं पूरे IYTA परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और अवश्य ही हम दोबारा आपको देखना चाहेंगे कि आप 75 डिजीज में से कोई और ऐसी ज्वलंत बीमारी को आप ढूंढे जो इस समय समाज में एक विकराल रूप धारण कर रही है, तो उसके ऊपर भी आप व्याख्यान दें। और एक PPT के माध्यम से यदि आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो कुछ साथी जो हैं, क्योंकि वो चीजें भूल ना जाए तो वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो PPT एक अच्छा माध्यम हो सकता है किसी भी चीज को समझने का। तो मेरी आपसे विनती है कि आप आगामी दिनों में फिर से हमें अपना बहुमूल्य समय और अपना अनुभव दे पाएंगे, जो हमारे लिए वास्तविकता में उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने के लिए मैं आचार्य विपिन पथिक जी को निवेदन करूंगा, वो आए और कार्यक्रम की समाप्ति का आगाज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी। प्रमोद जी का योगदान वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि भारतीय योग चिकित्सक संघ का जो ये प्रकल्प है 75 रोगों से भारत को आज़ादी, ये उन्हीं की ही मेहनत है। साथ ही साथ जो उनकी टीम है वो टीम पूरा हर क्षेत्र में चिकित्सकों को रिसोर्सफुल रूप से ला रही है, और आगे 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 चीज़ें बढ़ रही हैं। कल के जो हमारे स्पीकर रहेंगे वो भी उत्तराखंड परिक्षेत्र से ही हैं, क्योंकि उत्तराखंड को हम लोग योग नगरी के नाम से जानते हैं, और वहां पर लगभग सभी, अगर कहीं एक कंकड़ भी फेंका जाए तो एक योगी व्यक्ति के ऊपर ही गिरने वाला है। तो मुझे लगता है कि ऐसे अनुपम धरती से, जहाँ पर ऋषियों का पूरा सानिध्य रहता है, और वहीं से डॉक्टर अनुपम कोठारी जी कल हमारे बीच में ओबेसिटी, जो एक बहुत बड़ा ज्वलंत टॉपिक है ओबेसिटी, आजकल लोग अनर्गल चीज़ों खा खा करके जंक फूड इत्यादि अपने आप को मोटा कर रहे होते हैं। वो सब चीज़ें क्या होती हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या होता है, सबके बारे में कल जानेंगे। लेकिन निवेदन वही है कि आज के हमारे जो मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर ठाकुर साहब ने जितना भी चीज़ें बताई हैं, निश्चित तौर पर हमारे साथियों ने, हमारे मित्रों ने, सबने नोट कर ली होंगी। और सर, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बच्चे इसमें रिसर्च स्कॉलर भी हैं, कुछ MA योगा कर रहे हैं, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटियों से भी जुड़े हैं। सभी बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गुणता के साथ में हर एक टॉपिक को लिख रहे हैं, और वो हमको फीडबैक देते हैं, पर्सनली भेजते हैं कि सर जो यहाँ पर जो बताने वाले चिकित्सक आते हैं वो बहुत ही नायाब तरीके से बता रहे हैं। और इसमें कुछ योगा प्रैक्टिशनर भी होते हैं जो अपनी होम क्लासेस लेते हैं, उसमें एड ऑन करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जानकारी है ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो प्रयास है आदरणीय अजय जी ने, जो और साथ ही साथ डॉक्टर प्रमोद जी ने इसको आगे बढ़ाया है, तो मुझे 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 लगता है कहीं ना कहीं ये देश को एक बहुत ही भलीभूत साबित होगा। जितनी भी हमारी मातृ शक्ति है वो तो इतना तन्मयता के साथ में सेशन को सुनते हैं। मुझे लगता है कि अगर मातृ शक्ति ठीक से समझ गई बीमारियों के निराकरण को, तो परिवार में किसी को बीमारी होने नहीं देगी, क्योंकि सारी बीमारियां आती हैं पेट से, और पेट का पूरा खजाना जो है वो मैनेजमेंट गुरु हमारी मातृ शक्ति है, किचन मास्टर, जिनका सुबह से लेकर शाम तक पूरा उन्हीं का रहता है।
तो अगर वो चाह लेंगे तो घर में ना उनके भाई बंधु ऐसे रहेंगे, बीमार रहेंगे, क्योंकि सारा गेम खाने का है। तो निश्चित तौर पर जो खाना, सात्विक खाना और सात्विक विचार और सात्विक आचार सभी एक साथ चलेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय चिकित्सक संघ एक संस्कारवान चीजें भी गढ़ रहा है। बीमारियां तो खत्म होंगी, साथ में एक संस्कारित जो भारत की परिकल्पना हमारे वैदिक ऋषियों ने भी देखी है, समझी है, और जिनके बारे में हम लोग आज चल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर हमारा संगठन, हमारे लोग और इस IYTA में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं बहुत कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं कि नित्य प्रतिदिन सर इसका जो ग्राफ है बढ़ रहा है। और अभी चूंकि कुछ लोग बाद में, चूंकि ये चैनल में यूट्यूब में, फेसबुक पर ये रिकॉर्डेड रहेगा, उसकी यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे जो IYTA का यूट्यूब का पूरा देख रहे हैं, वो अमन सांगवान जी हैं, वो पूरा देख रहे हैं, उनसे वो रिकॉर्डिंग आपको डाल देंगे, उसका लिंक जो यूट्यूब चैनल का। फिर भी आप इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन डालेंगे तो ये आपको चीजें मिल जाएंगी। और अपना जो भारतीय चिकित्सक संघ है, ये आने वाले दिनों में कई राज्यों में फिजिकली कार्यक्रम भी करेगा, उसकी भी परिकल्पना है, हमारी राज्य कमेटियां अपने अपने स्तर पर निर्धारित कर रही हैं। और आदरणीय डॉक्टर गौरव ठाकुर जी ने इतना बहुमूल्य समय दिया, तो निश्चित तौर पर अगला उत्तराखंड का कार्यक्रम कहीं ना कहीं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में ही प्रस्तावित किया जाए। आदरणीय महेंद्र जी, विशाल महेंद्र जी, सर का भी उसी में मार्गदर्शन रहेगा, क्योंकि आप बताइए इसी, चूंकि अभी प्रस्तावित हो जाए। जी बिल्कुल प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे तो संदर्भ में, निश्चित, और आशा करेंगे कि ऐसा पिता परमात्मा द्वारा सही रहे। बिल्कुल माँ शारदे का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे, और ऐसे ही हमारे सभी लोग स्वस्थ और बिल्कुल संपूर्ण रूप से सक्षम रहें, सुखी रहें। और जो परिकल्पना हमारे आदरणीय डॉक्टर गौरव ठाकुर सर ने कर दी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सुखी तभी रहेंगे जब आप निरोगी रहेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो अपने आप को निरोग रखिए और तभी आपके आरोग्य चीजें बढ़ेंगी। चेहरे पर चमक अपने आप ऐसे नहीं आएगी, आपको उसके लिए अपने मध्य प्रदेश को संभालना पड़ेगा। और चूंकि आज से उत्तर प्रदेश हमारा संभल गया है, आज वहाँ पर हमारे यहाँ माननीय योगी जी की सरकार हो गई है, वो योग पुरुष हैं। तो ऐसे ही चीजों को हमारा संपूर्ण भारत योगी बने, निरोगी बने और उपयोगी भी बने हमारे देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई बात छूट गई हो डॉक्टर प्रमोद जी, आप इसको कंक्लूड कर दीजिए। जी, मेरा साथियों से निवेदन है कि प्रतिदिन जो हमारा लिंक रहता है वो सेम लिंक रहता है। आप सेम लिंक से आप 8 बजे से 5 मिनट पहले जुड़े, ताकि